नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। प्रारंभिक शिक्षा एवं आध्यात्मिकता की झलक। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत और प्रेरक जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने नरेन के पिता विश्वनाथ द्वारा उनमें संगीत और नेतृत्व के गुणों के लिए दी गई प्रेरणा के बारे में सुना, उनके मकर संक्रांति मेला भ्रमण, प्रिय खेल राजा और दरबार, नेतृत्व के लिए उनकी सतत आत्मबलिदान की भावना के बारे में जाना। इस भाग में हम स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा पर चर्चा करेंगे। कैसे नरेंद्रनाथ ने विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की। उनकी अदम्य ऊर्जा, खेलों में सर्वश्रेष्ठ रहने की कला और नेतृत्व क्षमता ने उनके व्यक्तित्व को निखारा, साथ ही उनके आत्मत्याग और करुणा की भावना ने उन्हें अपने साथियों का आदर्श बना दिया। अंग्रेजी का विरोध करने के बावजूद इसमें भी महारत हासिल की। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुनें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। प्रारंभिक शिक्षा एवं आध्यात्मिकता की झलक, एपिसोड 7। पिछले भाग में हमने नरेन के पिता विश्वनाथ द्वारा उनमें संगीत और नेतृत्व के गुणों के लिए दी गई प्रेरणा के बारे में सुना। मकर संक्रांति के दिन नरेंद्र के मेला भ्रमण, उनके प्रिय खेल राजा और दरबार और नेतृत्व के लिए सतत उनकी आत्म बलिदान की भावना के बारे में समझा। इस भाग में हम नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा पर चर्चा करेंगे। कैसे नरेंद्र ने विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की। उनकी अदम्य ऊर्जा, खेलों में सर्वश्रेष्ठ रहने की कला और नेतृत्व क्षमता ने उनके व्यक्तित्व को निखारा, साथ ही उनके आत्मत्याग और करुणा की भावना ने उन्हें अपने साथियों का आदर्श बना दिया। अंग्रेजी का विरोध करने के बावजूद इसमें भी उन्होंने महारत हासिल की। इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आइए हम अगली गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। 1871 में जब नरेंद्र 8 साल के थे, उन्होंने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन के अंग्रेजी विभाग में 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया, जो उस समय सुकिया स्ट्रीट पर था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्कूल उस समय बहुत प्रसिद्ध था और इसीलिए नरेंद्र के परिवार के और भी लड़के वहां पढ़ते थे। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में नरेंद्र के शुरुआती दिनों में उनके पिता ने उन्हें पतलून पहनाई, लेकिन उनके उत्साह और उनकी बेचैनी के कारण वे रोज फट जाती थी। उनकी बेचैनी असामान्य थी। कभी भी स्कूल में अपनी डेस्क पर नहीं बैठते थे। यह बैठने और खड़े होने के बीच मानो एक तरह का समझौता था, जिसमें बार बार स्थिति बदलनी पड़ती थी। जब वे खेलते थे तो जमकर खेलते थे। उनके खेलों में कंचे, कूदना, दौड़ना, मुक्केबाजी और क्रिकेट सब शामिल थे। क्रिकेट में तो वे छोटी सी उम्र से ही बहुत कुशल थे। अगले दिन क्या खेलना है ये नरेंद्र तय करते थे। झगड़े भी होते थे, जैसा कि लड़कों के बीच होता है, और दूसरे लोग समझौते के लिए नरेंद्र के पास आते थे। नरेंद्र को झगड़ना पसंद नहीं था
और शारीरिक लड़ाई देखना भी वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर कभी ऐसा होता तो वे भाग कर जाते और दोनों के बीच में घुसकर उसे शांत करते। उन्हें मुक्केबाजी का भी बहुत ही गहरा अनुभव था, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही मुक्केबाजी भी सीखी थी। सब खेलों में वे सबसे आगे थे, हर चीज में। उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता को उनके शिक्षक और उनके दोस्त दोनों ही जानते थे। वे न केवल खेल में बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल थे। अपने दोस्तों से, जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे, उन दोस्तों के लिए वे दयालुता का प्रतीक थे। अगर कोई किसी को चोट पहुंचाता या बीमार हो जाता तो वे मौज मस्ती का मौका छोड़कर उसकी सेवा करते। एक दिन 20 से भी अधिक लड़कों के साथ वे कलकत्ता किला देखने गए। पार्टी में से एक लड़के ने दर्द की शिकायत की, जबकि दूसरे बच्चे बीमार लड़के की बात पर हंसने लगे और आगे बढ़ गए। उस लड़के को भी अकेला छोड़ दिया। वह लड़का जमीन पर बैठ गया। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। नरेन दोस्तों के साथ थे, लेकिन अचानक उन्होंने मुड़कर कहा, हो सकता है कि वह गंभीर रूप से बीमार हो। हम में से किसी को उसके पास तुरंत वापस जाना चाहिए। मैं जाता हूं। और ठीक समय पर वे उस लड़के के पास पहुंचे। लड़के को बुखार हो चुका था। नरेन ने उसकी मदद की, उसे गाड़ी में बिठाया और घर ले गए। इसी समय उन्होंने एक बच्चे और उसकी मां को भी गाड़ी से कुचले जाने से और गंभीर रूप से घायल होने से बचाया। जल्दी से उन्होंने एक हाथ से बच्चे को छीना और दूसरे हाथ से मां को भी खतरे से बाहर निकाला। नरेंद्र में आत्मत्याग की यह भावना ही थी जिसने उन्हें अपने साथियों का आदर्श बनाया था। अधिकांश लड़कों पर उनकी इतनी गहरी छाप थी कि वे बाद में कॉलेज के दिनों में भी नरेंद्र के बताए मार्ग पर चलते थे। बेचैनी और दयालुता, ये दो गुण नरेन की प्रमुख खूबियों में से थी। नरेन की बेचैनी एक असीम गतिशीलता, असीम ऊर्जा और अनंत के प्रति आकांक्षा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थी। और इस आकांक्षा ने विभिन्न रूप धारण किए। ऊंचा मनोबल, साहसी मनोवृत्ति, जोश, ज्ञान, यात्रा की प्यास, एक रास्ता और ठहराव से असंतोष। यह वह गतिशीलता थी जिसने बाद में उन्हें पूरे विश्व में घुमाया। और यही वह गतिशीलता थी जिसने उनमें एक आध्यात्मिक बेचैनी पैदा की। वही बेचैनी जो हर हिंदू भिक्षु की मुक्ति के संघर्ष में निहित होती है और अंततः अनंत की प्राप्ति से ही संतुष्ट होती है।
हमने देखा कि नरेंद्र का जीवन दयालुता से भरा हुआ रहा। मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में दाखिले के तुरंत बाद नरेन से कहा गया कि उन्हें अंग्रेजी सीखनी है, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह एक विदेशी भाषा है, इसे क्यों सीखना? सबसे पहले तो अपनी भाषा के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। अपने पिता और मां के पास रोते हुए आए, लेकिन उन्होंने भी समझाया कि अंग्रेजी सीखना आवश्यक है। फिर भी वे नहीं माने। तब उनके पुराने रिश्तेदार नृसिंह दत्ता, जिनसे नरेंद्र खास तौर पर प्यार करते थे, उन्होंने नरेंद्र की हठधर्मिता के बारे में सुना। वे आए और नरेन को एक तरफ ले गए, चुपचाप कुछ बातें की। पहले तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कई महीनों के बाद नरेंद्र ने उनकी सलाह मान ली और अंग्रेजी सीखने लगे। एक बार शुरू करने की देर थी, फिर तो सभी हैरान रह गए अंग्रेजी में उनकी दक्षता को देखकर। अंग्रेजी के माध्यम से उन्होंने उस अभिव्यक्ति को प्रदर्शित किया था जो स्वयं उनकी आध्यात्मिक दुनिया के आवेग का केंद्र था। नरेंद्र के स्कूल के दिनों के बारे में कुछ कहानियां सुनी जाती हैं जो बताती हैं कि वे बहुत ही शक्तिशाली थे, ऊर्जावान थे, खेलने के शौकीन और बच्चों जैसी मौज मस्ती करने वाले। दूसरे लड़कों की तरह वे भी शरारत करते थे। अपने दोस्तों को खुद के बनाए उपनामों से पुकारते थे, और ये उपनाम उन्होंने कहानी की किताबों और दंत कथाओं से लिया था। अभी भी नरेंद्र भिक्षुकों और साधुओं के सच्चे प्रशंसक थे। किसी भिक्षुक से मिलना उनके लिए खुशी का क्षण होता था। अगर उनके घर पर मुलाकात होती तो वे उस साधु की आवश्यकता का अनुमान लगाते और उसे पूरा भी करते। भिक्षुक हमेशा उसे आशीर्वाद देते, क्योंकि नरेन की आंखें बहुत कुछ कहती थी और भिक्षुक आंखों में ही आत्मा का प्रतिबिंब देखते थे। हमेशा से नरेन में भिक्षु बनने की चाहत थी। वे अक्सर उस समय के बारे में सोचते जब वह उस तरह के जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। अपने बचपन के उत्साह में वे बताते रहते कि क्या करेंगे, कहां जाएंगे। अपने साथियों को भी उत्साहित करते। अगर कोई नया व्यक्ति आता तो पूछते कि परिवार में कोई पूर्वज, खास तौर पर कोई दादा भी हैं जिन्होंने सन्यासी का जीवन अपनाया हो। अगर जवाब सकारात्मक होता तो नरेन नए लड़के का बहुत सम्मान करते। कभी कभी सभी लड़के जमा होते और खेल खेल में एक दूसरे की हथेली देखकर
भविष्य बताने की कोशिश करते और नरेन उन सब में मुख्य हस्तरेखाविद का काम करते थे। उन्होंने उनसे कहा कि वे सन्यासी बनेंगे। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। अपने हाथ की कुछ रेखाओं की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्तों से कहते, देखो, ये सन्यासी होने का पक्का संकेत है। उनके हाथ को देखकर एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक बार बताया था कि ये विशेषताएं सिर्फ सन्यासी बनने वाले लोगों में ही होती हैं। अन्य लोग भी अपना भाग्य जानने के लिए उतावले थे। सभी सन्यासी बनना चाहते थे, क्योंकि नरेन सन्यासी बनना चाहते थे। लेकिन जैसा कि नियति में लिखा था, उन्हें निराश होना पड़ा। इस छोटी सी उम्र में भी नरेन अंधविश्वास और भय के प्रति अधीरता दिखाते थे, चाहे परंपरा में वे कितने भी पवित्र क्यों ना हो। उन्होंने स्वयं बाद के वर्षों में अपने एक शिष्य से कहा, मैं बचपन से ही साहसी रहा हूं, अन्यथा मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था और मैं दुनिया भर की यात्रा करने को निकल गया था। इस समय के आसपास घटित एक घटना उनके साहस को बताता है। उनके घर के अहाते में एक पेड़ था, जिस पर सिर झुकाकर बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वह चंपक का पेड़ था, जिसके फूल शिव को बहुत प्रिय हैं और जिसे जमा करने के लिए हिंदू लड़के बहुत दूर दूर से आते थे। इस पेड़ के फूल नरेन को बहुत प्रिय थे। एक दिन जब वह पेड़ से झूल रहे थे, तो घर के बूढ़े और लगभग अंधे हो चुके दादाजी ने उनकी आवाज पहचान ली, जिसे वह बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। बूढ़े को डर था कि कहीं लड़का गिर न जाए और चंपक के फूलों को भी गिरा न दे। उन्होंने नरेंद्र को नीचे बुलाया और कहा कि वह कभी पेड़ पर नहीं चढ़े। नरेन ने कहा, क्यों? बूढ़े ने कहा कि उस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है और वह रात में सफेद कपड़े पहनकर घूमता है। देखने में बहुत भयानक है वह। यह नरेन के लिए एक नई खबर थी, जो जानना चाहते थे कि यह भूत घूमने के अलावे और क्या कर सकता है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, वो पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेन ने कुछ नहीं कहा और बूढ़ा आदमी जीतता हुआ अपने आप को यह समझकर कि उसने नरेन को अच्छी तरह से समझा दिया, मुस्कुराता हुआ चला गया। जैसे ही वह कुछ दूर गया, नरेन ब्राह्मण की आत्मा को सताने के लिए फिर से पेड़ पर चढ़ गया। उनके दोस्त ने उन्हें डांटा, ब्रह्म राक्षस तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा,
कितने मूर्ख हो तुम। किसी के कहने पर हर बात पर विश्वास मत कर लिया करो। अगर बूढ़े दादा की कहानी सत्य होती तो मेरी गर्दन तो बहुत पहले टूट गई होती। हालांकि यह एक बचकानी हरकत थी, लेकिन बाद की घटी घटनाओं के प्रकाश में देखने पर यह पता चलता है कि उस महान आध्यात्मिकता के बीज बचपन में ही प्रकट हो चुके थे। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी संख्या में लोगों से कहा था, किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो कि तुमने उसे किताब में पढ़ा है। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो कि किसी और ने ऐसा कहा है। खुद से सत्य का पता लगाओ, यही आत्मज्ञान है। नरेन के इस दोस्त के पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसके भविष्य को लेकर बहुत सी उम्मीदें रखते थे। जय स्वामी विवेकानंद।